हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पशुओं में विषाणु, जीवाणु तथा फफूंद से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ एक कोशिकी जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकी जंतु होते हैं। इनका जो शरीर है वो एक कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। ये हम शुरू से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो सामान्यतः सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी ये अत्यंत सूक्ष्म रूप में होते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इनमें एक केंद्रक होता है परंतु कठोर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी इनमें एक केंद्रक होता है लेकिन इसके केंद्रक के आसपास जो है एक कठोर कोशिका जो होती है, भित्ति जो होती है, वो नहीं पाई जाती है। ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं, अर्थात इनमें कई बार लैंगिक रूप से प्रजनन होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग रूप में हो जाते हैं, और इनमें अलैंगिक प्रजनन भी होता है, यानी शरीर का कोई भी भाग इनमें प्रजनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। लगभग 30,000 प्रोटोजोअन प्रजातियां ज्ञात है जिनमें बहुत ही कम रोगजनक होती है। यानी 30,000 से ज्यादा प्रोटोजोअन ज्ञात किए जा चुके हैं जिनमें जो बहुत ही कम रोगजनक होती है, यानी इनसे ज्यादातर जो है कम से कम रोग उत्पन्न करने वाली प्रजातियां होती है। निम्नलिखित तालिका में प्रोटोजोन बीमारियों का वर्णन दिया गया है। ठीक, सबसे पहला जो रोग प्रोटोजोआ उत्पन्न होता है वो है ट्राइपैनोसोमियोसिस है, जिसे हम टीस मक्खी रोग या वेस्टिंग रोग भी कहते हैं। यानी यह विशेष रूप से ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी जो आती है, इसका रोग जीवक होते हैं। रोग कारक का जो नाम है वो है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी या टी वाइवेक्स। ये प्रमुख रूप से रोग जनक जीव होते हैं। ठीक, रोग कारक का जो नाम है, रोग का जो नाम है वो है ट्राइपैनोसोमियोसिस, टीस मक्खी रोग या वेस्टिंग रोग। इस रोग को इन नामों से जाना जाता है। इसका जो रोग जनक है वो भी आपको बताया कि ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी होता है। ठीक, इसका जो संक्रमण वाहक होते हैं, यानी ये जो प्रोटोजोआ है किनके माध्यमों से पशुओं के शरीर में पहुंचते हैं, वो है रक्त चूसक मक्खियों द्वारा। यानी रक्त चूसक जो मक्खियां होती है वो मक्खियों के माध्यम से यह प्रोटोजोआ का वहन होता है। प्रोटोजोआ इनके द्वारा स्वस्थ पशुओं के शरीर में या मनुष्यों के शरीर में पहुंचते हैं। ये मक्खियां होती है टीस मक्खी, ग्लासिना, टेबनस आदि। अब इस रोग में होता क्या है कि पशुओं के शरीर पर चकत्ते जम जाते हैं, लालपन आ जाता है और पशु लगातार बुखार से पीड़ित बना रहता है। इस रोग में लक्षणों के माध्यम में हम देखते हैं। अब इसका उपचार किस प्रकार से होता है? तो उपचार में है बीमारी ज्यादा क्रोनिक होने पर, यानी ज्यादा संक्रामक रूप से हो जाने पर, अधिक बीमारी जैसे शरीर में फैल जाती है, पशु लगातार बीमार बना रहता है, चकत्ते बने हुए रहते हैं, तो फिर इसका उपचार करना मुश्किल हो जाता है। ठीक, फिर भी इलाज के तौर पे इसमें इंट्रामस्कुलर बर्निल इंजेक्शन फायदेमंद होता है। जो बर्निल नाम का इंजेक्शन आता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, मसल्स में ये दिया जाता है, तो वो इंजेक्शन फायदेमंद होता है। इसके अलावा क्विनोपाइटामिना सल्फेट जो है, ट्राइबैक्सिन प्रोसल्फेट अधोत्वची इंजेक्शन भी फायदेमंद होता है। यानी पूरी तरह से मसल्स के अंदर नहीं देकर सिर्फ त्वचा के ऊपर ही इसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस रोग का उपचार किया जाता है, और जब बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है तो फिर इसका उपचार होना मुश्किल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बेबीसियोसिस। यह रोग भी एक प्रकार से पीड़ित रूप में होता है। पशुओं में लगातार खून की कमी होने लग जाती है। यानी जब इस प्रकार का प्रोटोजोआ शरीर में पहुंच जाता है तो वह लगातार रक्त चूसता है, और रक्त चूसने के साथ उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। साथ ही लगातार पशु को तीव्र बुखार आता है, शरीर पर इसमें भी हल्के हल्के दाने नजर आते हैं। ठीक, अब इसका जो रोग कारक होता है, रोगजनक जो होता है वो है बेबिसिया प्रजाति के सदस्य होते हैं। जो प्रोटोजोआ की बेबिसिया प्रजाति होती है उन प्रजातियों के सदस्य जो है इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। इसका संक्रमण भी टिक द्वारा होता है। टिक एक प्रकार की मक्खी होती है, जो घरेलू मक्खियां होती है, इसी तरह की मक्खियां होती है, लेकिन ये थोड़े बड़े रूप में होती है, और यह इस प्रोटोजोआ को स्वस्थ पशुओं के शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। इसका उपचार या बचाव हम किस प्रकार से करते हैं? तो इसके लिए भी बर्निल
इमिडाजोल का इंजेक्शन जो रहता है वो अत्यंत प्रभावी होता है। कुछ देशों में जो है बेबिसिया के जैव टीके बना लिए गए हैं जिनका उपयोग इन बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया है प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग बेबिसियोसिस, जिसके रोग कारक का नाम है बेबिसिया प्रजाति के सदस्य। ठीक, नेक्स्ट है थिलेरियोसिस। नेक्स्ट रोग जो है यह है थिलेरियोसिस। यह पशुओं में होने वाला सामान्यतः एक रोग होता है जो कि देसी नस्लों में नहीं होता है। विदेशी गाय की जो नस्लें होती है उनमें मुख्य रूप से फैलने वाली बीमारी होती है, अर्थात ये प्रोटोजोआ विदेशी नस्लों पे ज्यादा आक्रमण करते हैं। इसके जो रोग वाहक का नाम है वो है थिलेरिया प्रजाति के प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसका संक्रमण भी जो है टिक द्वारा ही, यानी वो मक्खी जो होती है उसके द्वारा ही इस रोग का संक्रमण होता है। इसके इलाज के लिए जो है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन होता है वो प्रभावी रूप से होता है। यानी अगर इन प्रोटोजोआ का संक्रमण पशुओं के शरीर पर हो जाता है तो इसके इलाज के लिए क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और सबसे ज्यादा सुरक्षित रूप में है कि जो टिक मक्खियां होती है उसको किसी प्रकार से नियंत्रित करना, ताकि पशुओं में यह प्रोटोजोआ फैले नहीं और पशु बीमार न होए। ठीक है, तो ये है प्रोटोजुआ द्वारा पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग। सामान्यतः हम इन रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक संक्षिप्त रूप में अगर पशु रोगों का वर्गीकरण हम यहाँ करते हैं तो विषाणु जनित रोग के अंतर्गत जो हम पढ़ चुके हैं वो है खुरपका मुंहपका रोग, पशु प्लेग रोग, मैलिग्नेंट कैटारल ज्वर, नीला जीभ रोग, बोवाइन वायरल डायरिया, गोपॉक। ये प्रमुख रूप से विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। जीवाणु जनित रोग की बात हम करें तो इसमें जहरी ज्वर यानी एंथ्रेक्स रोग, लंगड़ी रोग, गलघोटू रोग, जान रोग, हेनर रोग, क्षय रोग, ये प्रमुख रूप से जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तीसरा फफूंदजनी रोग के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से रिंगवर्म, क्रिप्टोकोक्सी, एस्परजिलोसिस, कैंडिडियोसिस, ये प्रमुख रोग फफूंदजनी रोग होते हैं। और पहले भी आपको बताया है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन विशेष रूप से पूछे जाते हैं कि कोई 3 फफूंदजनी रोगों के नाम लिखिए या जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर है परजीवी जनित रोग, एस्केरियोसिस, हिमोकोसिस, पिलेजियोसिस, पेसियोलिसिस, सिस्टोसोमियोसिस, ये प्रमुख रोग परजीवी यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं वे रोग परजीवी रोग कहलाते हैं। ठीक, फिर है खनिज लवणहीनता आधिक्य रोग यानी खनिजों की कमी से होने वाले रोग, जिसमें मुख्य रूप से दुग्ध ज्वर, लैक्टेशन टेटानिटी, फ्लोरोसिस रोग। ठीक, खनिज लवणहीनता आधिक्य रोग जो है ये अविशिष्ट रोगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उपापचयी गड़बड़ी संबंधित रोग जैसे कीटोसिस, टिम्पैनी, मुर्गियों की गोट बीमारी, ये प्रमुख उपापचयी यानी पशुओं की शारीरिक गतिविधियों में किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीमारी के संक्रमण के कारण, यानी किन कारणों से बीमारियां संक्रमण जो होता है वो फैलता है पशुओं के अंदर, वो बीमारियां होती है, किस प्रकार से उनमें संक्रमण होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। पशु में बीमारी का संक्रमण विभिन्न कारणों द्वारा होता है। पशुओं में जो रोग फैलते हैं उनमें जो संक्रमण होता है उसके कई कारण होते हैं। संक्रमण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है सीधे संपर्क में आने से। यदि कोई पशु बीमार है और उसे स्वस्थ पशु के साथ में रखा जाता है तो निश्चित है कि बीमार पशुओं के जो रोग है वे संक्रमण के माध्यम से स्वस्थ पशु के शरीर में भी पहुंच जाते हैं और वह स्वस्थ पशु भी बीमार हो जाता है। एक बीमार पशु के शरीर से दूसरे स्वस्थ पशु का संपर्क होने से कई बीमारियों का संक्रमण होता है, जैसे पिस्सू रोग अथवा रिंगवर्म आदि, यानी ये प्रमुख रोग होते हैं। बीमार पशु के जननांग चाटने से बैंग रोग फैलता है। यदि कोई पशु है, सामान्यतः पशु हम देखते हैं तो वे एक दूसरे के अंगों को चाटने लगते हैं, तो उनके द्वारा उन प्रक्रिया के माध्यम से बैंग रोग जो होता है
वो फैलता है। पशुओं में संभोग क्रिया के दौरान कई जनन रोग का भी संक्रमण हो जाता है। पशु बीमार है, अब पशुओं को तो पता नहीं होता है कि सामने वाला पशु बीमार है या किस प्रकार से है, तो वह जब उसके साथ संभोग करता है तो उसकी जो संक्रमित बीमारियां हैं वो स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंच जाती है और वो पशु बीमार हो जाता है। ठीक। सेकेंड है विसंक्रमित पदार्थ के में संपर्क में आने से। विसंक्रमित से तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जो संक्रमित हो चुके हैं, गर्भपात से निकला स्त्राव तथा अन्य स्त्राव अथवा घाव के स्त्राव के संपर्क में आने पर स्वस्थ पशु आ जाते हैं तो उनमें संक्रमण फैल जाता है। पशु बच्चे को जन्म देता है तो उसका जो स्त्राव निकलता है, जो पानी अंदर का शरीर का होता है, यदि उसमें किसी प्रकार से संक्रमण होता है और वह भाग स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंच जाता है तो वह स्वस्थ पशु भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है रोगग्रस्त पशुओं के संपर्क में आने पर। जैसे हमने शुरू में पहले पॉइंट में पढ़ा है कि यदि पशु बीमार है तो निश्चित है कि उसके रोग फैल जाएंगे। ऐसे ही रोगग्रस्त पशु के संपर्क में आने से भी संक्रमण फैलता है। बीमार पशु के साथ पानी पीने, चारा खाने के दौरान स्वस्थ पशु संक्रमित हो जाते हैं। यह संक्रमण लार, श्वास द्वारा आदि तरीके से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा। मिट्टी द्वारा किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं हम। कुछ बीमारियों के रोगाणु अपने स्पोर्स में मिट्टी में काफी समय तक जीवित रहते हैं, यानी कुछ बीमारियों के जो स्पोर्स बनते हैं, अंडे टाइप से बनते हैं ये, और ये लंबे समय तक ये सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, ये मिट्टी में दबे हुए रहते हैं और उसमें वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंच जाते हैं। अब पशु ने चारा खाया, मिट्टी में है, मिट्टी के द्वारा चारा उगरा है या किसी भी माध्यम से पशु का मुंह मिट्टी में टकराता है तो खाद्य पदार्थ वगैरह लेने के लिए पशु नीचे की ओर झुकता है और मिट्टी में यदि वो स्पोर्स हैं संक्रमित करने वाले तो ये उनके मुख के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इनके द्वारा फैलने वाली बीमारियों में टेटनस, फ्लू बीमारी आदि प्रमुख रूप से आती है। यानी इन बीमारियों के जो स्पोर्स होते हैं वे लगातार जीवित रूप में काफी समय तक मिट्टी में दबे हुए रहते हैं और जैसे ही पशुओं के संपर्क में आते हैं इनके शरीर में पहुंचकर ये जीवित रूप में आ जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और पशुओं के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन एवं जल द्वारा। हरे चारे पर बहुत से बाह्य तथा अंत परजीवी, स्पोर्स तथा शिष्ट आदि पड़े रहते हैं। जैसा भी आपको बताया कि मिट्टी में स्पोर्स पड़े रहते हैं तो ऐसे ही वो स्पोर्स चारों या पानी के माध्यम में भी लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। जब पशु भोजन करता है तो उस भोजन के साथ ये स्पोर्स शरीर के अंदर चले जाते हैं और कई बीमारियों को जन्म देते हैं। ऐसी बीमारियों में अतिसार, पेचिस, कई तरह की फ्लू बीमारियां, कृमि बीमारियां आदि आती हैं। यानी इन बीमारियों के अंतर्गत दस्त लग जाना, उल्टी होना, जी मिचलाना, पेट की शिकायत होना आदि बीमारियां प्रमुख रूप से आती है। ठीक। नेक्स्ट है हवा द्वारा संक्रमण। हवा द्वारा अधिकांश विषाणु जनित रोग फैलते हैं। हवा द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? वो फैलते हैं विषाणु जनित रोग, जैसे खुरपका मुपका रोग के विषाणु हवा द्वारा दूर तक चले जाते हैं तथा संक्रमण फैलाते हैं। एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं वे भी हवा में द्वारा एक दूसरे से काफी दूर तक स्थानों तक फैल जाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। यानी हवा द्वारा भी पशुओं में संक्रमण फैलता है। अगला पॉइंट है रक्त चूसने वाले कीटों द्वारा। यह प्रमुख रूप से होता है मुख्यतः मक्खियों, मच्छरों, जुए तथा चीचड़ों द्वारा। देखते हैं हम पीछे जो वगैरह पड़ जाते हैं, लगातार पशुओं के शरीर से वे खून चूसते रहते हैं और अपने स्पोर्स जो कि उनके शरीर में बंधे हुए रहते हैं, कई प्रकार के जो प्रोटोजोआ होते हैं, इन के माध्यम से अपनी बीमारियों को पशुओं के शरीर में पहुंचाते हैं, उन्हें संक्रमित करते हैं और बीमार कर देते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः मक्खियां, मच्छर, जुए, चीचड़ आदि कई ऐसे जीव आते हैं जो रक्त चूसने के द्वारा पशुओं के शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। इनमें मलेरिया, पीला ज्वर आदि प्रमुख बीमारियां आती है। ठीक है। तो ये हैं पशुओं में बीमारी के संक्रमण के कारण के इन कारणों से पशुओं के शरीर में बीमारियां
फैल जाती है, संक्रमण हो जाता है और पशु लंबे समय तक बीमार बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पशु रोगों से बचाव एवं उनकी रोकथाम। अब पशु बीमार हो रहा है तो उसको किसी न किसी प्रकार से तो रोगों से बचाना है। तो पशु रोगों से बचाव एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है, ऐसे उपायों का यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है। कुछ ऐसे उपाय जिनको अपनाकर कई पशु रोगों के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है तथा उनका नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे उपाय निम्नलिखित है। यानी पशु बीमार हो रहा है या बीमार नहीं हो तो उसे रोगों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, किस प्रकार से रोकथाम की जाती है, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है संगरोध उपाय यानी क्वारंटीन। अभी बहुत ज्यादा ही चल रहा है, जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस का एक प्रसार चल रहा है और हम उसमें क्वारंटीन होते हैं, यानी एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिसमें यदि कोई पशु संक्रमित होने की आशंका होती है तो उसे अन्य पशुओं से अलग करके रख दिया जाता है। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि यदि किसी को कोरोना होता है या कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे 10 से 14 दिन के लिए अलग रख दिया जाता है, जिसे क्वारंटीन कहते हैं। ऐसे ही पशुओं में भी रोग होने की संभावना अगर दिखाई देती है तो उसे हम अलग रख देते हैं, झुंड में एकदम से शामिल नहीं करते हैं, तो वह कहलाती है संगरोध या क्वारंटीन। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ऐसे परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें रोग वाहक विदेशी पशु अपने यहाँ नहीं आए, यानी जो बाहर से विदेशी पशु हम यहाँ लाते हैं वे यहाँ नहीं आए, और यदि आ जाते हैं, यदि नए पशु खरीदे जाते हैं तो कुछ दिनों तक झुंड से अलग रखना चाहिए। उनका विधिवत निरीक्षण करने के पश्चात झुंड में शामिल करना चाहिए, अर्थात उन्हें 10 से 12 दिन अकेले में रखना चाहिए, जिससे यदि उनमें कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो वो हमें नजर आ जाए और वह बीमारी स्वस्थ पशुओं के शरीर में ना फैले। तो पहला पॉइंट हो जाता है संगरोध उपाय करना यानी क्वारंटीन करना। दूसरा है रोगी पशु का पृथक्करण। जब हमें लग जाता है कि हाँ यह पशु बीमार दिखाई दे रहा है या इसमें किसी प्रकार से अन्य पशुओं जो स्वस्थ पशु है उनसे लक्षण अलग नजर आ रहे हैं, पशु अनमना दिखाई दे रहा है, तो उस पशु को बीमारी के संदेह या किसी भी कारणवश अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। जैसे संक्रामक रोग के फैलने की स्थिति में पशुओं को बीमार, संदेहास्पद तथा स्वस्थ तीनों भागों में बांटकर उनका उपचार अथवा देखरेख करनी चाहिए। दिख रहा है कि पशु बीमार है तो उसको अलग ग्रुप में रख देना चाहिए। संभावना लग रही है कि पशु बीमार हो सकता है या इसको ऐसे लक्षण दिख रहे तो उसका भाग या वर्ग अलग बना देना चाहिए। और जो स्वस्थ पशु है कि उसमें किसी प्रकार से रोग उत्पन्न नजर नहीं आ रहे हैं तो उसे फिर अलग ही रखना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग भागों में उन्हें बांटकर उनका उपचार करना चाहिए। ठीक। तीसरा है टीकाकरण। यह एक महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन। समय समय पर संक्रामक रोगों का टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। जिस प्रकार से मानव में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है और जन्म के पश्चात से लेकर आने वाले 5 सालों तक उनके विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं समय समय पर। ऐसे ही पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए जो जो टीके उन्हें लगना चाहिए वो लगाते रहना चाहिए, ताकि यदि पशु के शरीर में कोई रोग आता है, कोई संक्रमण होता है तो उसका फैलाव उतना नहीं हो जितना कि बिना टीका लगाए के पशु में हो जाता है। और ये प्रक्रिया हम अभी अपने वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके लिए विशेष रूप से टीके लगाए जा रहे हैं, ताकि यदि उस रोग का हमला हमारे शरीर पर हो तो उतनी क्षति हमारे शरीर की ना हो। तो ऐसा ही पशुओं में भी किया जाता है, उन्हें भी नियमित रूप से कई प्रकार के रोगों के टीके लगाना चाहिए, तो इससे उनका बचाव होता है। ठीक। नेक्स्ट है पशु लाशों का समुचित निपटारा। यदि कोई पशु बीमारी अवस्था में मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है किसी रोग के कारणवश, तो उस मरे हुए बीमार पशु की लाशों को जला देना चाहिए या अच्छी तरह से गहरे गड्ढे में दफना देना चाहिए। और अगर हम गहरे गड्ढे में दफनाते हैं तो उसे चूने की मोटी परत के साथ दबा देना चाहिए, ताकि वह चूना जो है विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं मिट्टी में वो बाहर की ओर ना आए और वे रोग वहीं पर समाप्त हो जाए। ये चीज हम अभी भी देख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो रहा है तो उसे तुरंत
घर परिवार में ना पहुंचाकर या तो दफना दिया जा रहा है या तुरंत जला दिया जा रहा है। क्यों? ताकि वो जो रोग है, वो वायरस है, वो अन्य व्यक्तियों में ना फैले। ठीक, तो यही प्रक्रिया पशुओं में भी अपनाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार के रोग जैसे चेचक, एंथ्रेक्स उसमें मुख्य रूप से ऐसा रोग है जो बहुत तेजी से पशुओं से मनुष्यों में भी फैलता है। खुरपका, मुंह पका रोग आदि से ग्रसित पशुओं की लाशों को तो अवश्य रूप से जला देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है रोग की अधिसूचना। संक्रामक रोगों के फैलने तथा महामारी की स्थिति में उस रोग की अधिसूचना जारी करके सरकार को युद्ध स्तर पर उसकी रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कोई संक्रामक रोग बड़े स्तर पर फैल जाता है तो उसको महामारी की स्थिति में, यानी उसको महामारी घोषित करके उसकी सूचना तुरंत रूप तेजी से जारी करना चाहिए और उस रोग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उसकी रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि अभी हम कोरोना के लिए देख रहे हैं। यह एक महामारी के रूप में अग्रसर हो गई है और सरकार लगातार इस रोग से निपटने के लिए व्यवस्था बनाए रख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटपाथ की व्यवस्था। पशुशाला के दरवाजे पर एक फुटपाथ की व्यवस्था करने से रोगों के संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। फुटपाथ होता क्या है इसको समझ लीजिए कि जहां से पशु लगातार पशुशाला बनी हुई है और पशुशाला जहां से पशु बाहर निकलते हैं, दरवाजे के यहाँ पर एक छोटा गड्ढा बना लिया जाता है जिसमें पशु लगातार जैसे बाहर की ओर निकलता है तो इस गड्ढे में पानी भर दिया जाता है। यह अत्यधिक गहरा नहीं होता है, चौड़ा और लंबा अधिक होता है ताकि पशुओं को इसमें निकलने में परेशानी ना हो। तो लगभग 4 से 5 इंच गहरा यह होता है और 3 बाय 4 का यह बना हुआ होता है, या जो भी हमारे दरवाजे की लंबाई चौड़ाई होती है उसके अनुसार इसको स्थापित किया जाता है। इसमें पानी भर दिया जाता है तथा इस पानी में कई रोगों से लड़ने वाली दवाओं को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, जब पशुशाला से बाहर निकलता है या पुनः अंदर की ओर जाता है तो उसके जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, विषाणु वायरस वगैरह चिपक जाते हैं। तो जब पशु इन पानी से होकर निकलता है जिसमें दवा मिक्स होती है तो वह रोग इस दवा के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं और पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम उपाय करके पशु रोगों से उनका बचाव कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।